नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं 18th अमेंडमेंट 1966 की और साथ ही साथ हम देखेंगे 19th अमेंडमेंट 1966। दोनों अमेंडमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट है, दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों एक दूसरे से काफी अलग है। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे इनको एक साथ डिस्कस करना है, दोनों एक ही ईयर में कराए गए थे, इसलिए हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं। जानेंगे एग्जैक्टली कि 18th अमेंडमेंट में कैसे यूनियन टेरिटरीज को क्रिएट करने की पावर जो है वो पार्लियामेंट को मिली, और साथ साथ 19th अमेंडमेंट में कैसे हाई कोर्ट के पास कुछ एडिशनल पावर्स आ गई इलेक्शन कंडक्ट कराने की या इलेक्शन के बाद के एडजुडिकेशन प्रोसेस की। अगर आप राजस्थान जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा बाकी जुडिशियल एग्जाम के कोर्सेज भी यहाँ अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के थ्रू आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। मुझे फॉलो कर सकते हैं @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे, @कपिल लाइव टेलीग्राम चैनल पे आपको मेरी वीडियोस के पीडीएफ मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन 8th अमेंडमेंट एक्ट 1966। आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कहता है पार्लियामेंट के पास पावर है नए स्टेट्स को फॉर्म करने की, पुराने स्टेट्स के एरियाज को अल्टर करने की, बाउंड्रीज को अल्टर करने की और नाम चेंज करने की। यहाँ पे कहीं पे भी ना टर्म यूनियन टेरिटरी नहीं लिखा था। अब यूनियन टेरिटरी सही बताऊं उस समय सच कोई कॉन्सेप्ट था भी नहीं जब कॉन्स्टिट्यूशन बना। तब पार्ट ए स्टेट्स थे, पार्ट बी स्टेट्स थे, पार्ट सी स्टेट्स थे, पार्ट डी स्टेट्स थे। अब जब गवर्नमेंट 1966 में यूटी ऑफ चंडीगढ़ बनाना चाह रही थी तो फिर यहाँ क्लियर कट एक प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई गवर्नमेंट स्टेट्स तो बना सकती है पर यूटीज नहीं बना सकती। पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर ही नहीं यूटीज बनाने की, क्योंकि अगर आप आर्टिकल 3 को देखेंगे उस समय के तो वहां कहीं मेंशन नहीं है कि यूटीज जो है वो क्रिएट की जा सकती हैं। इसके लिए पार्लियामेंट को एक अमेंडमेंट लाना पड़ा और टर्म यूनियन टेरिटरी जो है वो आर्टिकल 3 में ऐड करना पड़ा। और यहां से आप देखेंगे कि 1966 में चंडीगढ़ यूटी बनी, इसके बाद यूटीज जो हैं वो बनती गई एक के बाद एक। तो एग्जैक्टली यहाँ पे यही हुआ कि 18th अमेंडमेंट 1966 किया और क्लियर कर दिया कि पावर है पार्लियामेंट के पास कि टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, एंड दिस power to form a new state also includes power to form a union territory by uniting a part of a state or a union territory to another state or union territory। यानी दो स्टेट में से एक यूटी निकाली जा सकती है जो चंडीगढ़ के साथ किया, या फिर दो स्टेट्स को मर्ज करके एक यूटी बनाई जा सकती है, किसी स्टेट में से एक यूनियन टेरिटरी निकाली जा सकती है। तो कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना के आप यूनियन टेरिटरीज बना सकते हैं। ये पावर जो है पार्लियामेंट को दे दी गई और उसके बाद से आपने देखा कि पार्लियामेंट ओवर द टाइम यूनियन टेरिटरीज बनाती गई। कई यूनियन टेरिटरीज को बाद में स्टेट में कन्वर्ट कर दिया गया, जैसे मैं बात करूं गोवा की, मैं बात करूं मणिपुर की। तो एग्जैक्टली यहाँ पे इसी तरह के जो पावर्स हैं, क्योंकि मेंशन नहीं थी इसलिए एक टेक्निकल फ्लॉ आ रहा था, इसको मेंशन करके जो सिनेरियो उसको रिजॉल्व कर दिया गया। चलते हैं 19th अमेंडमेंट की तरफ। 19th अमेंडमेंट में 1966 में हाई कोर्ट को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स मिली। सबसे पहली बात आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन की एक रिकमेंडेशन आई थर्ड जनरल इलेक्शन इन इंडिया 1962 के बाद, और यह कहा गया कि जितने भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं वो अपना पर्पस फुलफिल नहीं कर पा रहे। इससे अच्छा आप एक सेपरेट इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए, इससे अच्छा आप इलेक्शन पिटिशंस को हाई कोर्ट में ट्राई करने के लिए पावर दे दीजिए। अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का सेक्शन 100 देखेंगे तो वहां पे टर्म थी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स। यही टर्म आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में भी मेंशन थी। अब क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल को अबॉलिश करने का एक रिकमेंडेशन आ गया और वो पावर हाईकोर्ट को ट्रांसफर करने का रिकमेंडेशन आ गया, इसलिए पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट किया 19th अमेंडमेंट 1966 और ये कहा कि आर्टिकल 324 में से हम जो टर्म है इलेक्शन ट्रिब्यूनल इसको डिलीट कर रहे हैं और साथ ही साथ हम कुछ अमेंडमेंट्स लेके आ रहे हैं आपके आरपीए 1951 में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में। और यहां पे ये लिख देते हैं कि हाई कोर्ट के पास पावर है, अगर हाई कोर्ट का ओपिनियन है कि किसी भी इलेक्शन में किसी कैंडिडेट ने कोई भी आप कह सकते हैं कि मिसयूज किया पावर का, वो क्वालिफाइड नहीं था या डिसक्वालिफाइड था या उस सीट के लिए एक्सेप्ट वो एलिजिबल नहीं था, तो ऐसे केस में हाई कोर्ट जो है वो एक पिटीशन ले सकती है और उस पिटीशन पे सुनवाई कर सकती है। तो यहां से हाई कोर्ट के पास एक पावर आ गई कि वो पिटीशन भी ले सकते हैं और पिटीशन को प्रॉपर स्क्रूटनाइज करने के बाद उस इलेक्शन को वॉइड भी कर सकते हैं। आपको याद होगा सबसे बड़ा झटका इस अमेंडमेंट का लगा इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन इंदिरा गांधी का रद्द करने की बात कर दी गई। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पावर यहाँ पे हाई कोर्ट को मिल गई। तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि जितनी भी इलेक्शन से रिलेटेड पिटीशंस होती हैं उनकी सुनवाई सीधा हाई कोर्ट में जाके होती है। तो आशा करता हूँ दोनों चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। इतना ही से पढ़ना था अमेंडमेंट में। पढ़े मिलेंगे अगले अमेंडमेंट में, 20th अमेंडमेंट में आगे के प्रोसेस को, आगे के अमेंडमेंट्स को डिस्कस करेंगे और जानेंगे एग्जैक्टली कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इवॉल्व हुआ,
पिछले 70 सालों में। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।